स्केल डिवीजन और एक होता है सेकंड से चल रहा था, उसके बाद रेट होना स्टार्ट करा, लेकिन एक कांस्टेंट। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। देखो हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे हैं विद द कॉन्सेप्ट। कैसे कि जैसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, वैसे आपका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हम तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, टोटल 38 क्वेश्चन है, जिसमें से 16 डिस्कशन हो चुका है। 70th नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो आज का हमारा पहला सवाल है, बोल रहा है कि अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। बना लेते हैं। इधर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन हो गया एट एन एंगल थीटा। यहाँ पर एक ब्लॉक है सपोज एम मास का, तो इधर जो एंगल आता है वो जी साइन थीटा एक्सीलरेशन लगता है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो एनएलएम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और बोला टी इज इक्वल टू 0 पे लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ब्लॉक इन टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू n-1 से n तक। तो एस एन क्या है कि टी इज इक्वल टू n-1 से लेकर n तक। अब देखो इसको जरा समझेंगे। अगर n की वैल्यू मैं 10 रख दूं तो ये हो गया 9 to 10। अब 9 to 10 में कितना आ रहा है? 1 सेकेंड का। आप याद करो जो एस nth वाला फॉर्मूला बताया जाता था u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1, वो इसीलिए तो बताया जाता था कि nth सेकंड में कितना चला। तो ये बेसिकली 9th से 10th का अगर देखोगे तो कितना हुआ है? 10th सेकंड वाला ही तो डिस्टेंस हुआ। समझ आई बात यहाँ तक? 10th सेकंड वाली डिस्टेंस हुई, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस nth वाला। अब इसको यूज करके हम निकालेंगे इसका आंसर। पहला बोल रहा है कि अब n-1 से n तक जा रहे हैं तो एस nth हो गया, और ये हो गया u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1। मुझे बताओ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u हो गया 0, u 0 हो गया, तो एस nth की वैल्यू कितनी हो गई? a/2 ब्रैकेट में 2n-1 हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोल रहा है एस एन प्लस 1th भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैंने n रखा था तो ये लिया था n-1 से लेकर n तक। अब जब n+1 रखना है तो हर जगह 1 ऐड कर दो, तो n से कहाँ तक लेना है? n से n+1 तक। अब इसको पकड़ना, यहाँ पर क्या आता है? ये जो a वाली वैल्यू है, देखना जरा ध्यान से, ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये लास्ट वाला आता है। n था तो n आया, अब n+1 है तो क्या आएगा? n+1। बस यही समझना था हमें। तो ये हो जाएगा u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2, और फिर ये हो जाएगा n+1-1 हुआ। ठीक है, अच्छा u की वैल्यू 0, 2n + 2-1, तो ये एस n+1th जो बना a/2 ब्रैकेट में 2n+1 बन गया। भाई ये +2 -1 +1 बनेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जरा इधर का इरेज कर रहा हूं मैं। 1 और 2 का रेशियो आपको निकालना है, यही तो आपको चाहिए, Sn/Sn+1। तो Sn हमारे पास आया a/2 ब्रैकेट में 2n-1 डिवाइड बाई ये कितना आया? Sn+1 a/2 ब्रैकेट में 2n+1। यहाँ से a/2 मर जाएगा तो बचा क्या? 2n-1 डिवाइड बाई 2n+1, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आई बात? क्लियर? क्या इस चीज की जरूरत पड़ी? नहीं, ये हमने मान लिया एक ही ऑब्जेक्ट है। अब इसकी जरूरत जी साइन थीटा वगैरह की पड़ती अगर हमें डिस्टेंस डायरेक्ट पूछ लेता, रेशियो पूछा था, कैंसिल आउट हो गया, ये रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसकी जरूरत एनएलएम में पड़ेगी बहुत ज्यादा। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? चलें आगे, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल जो है हमारा, कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल, बहुत बढ़िया, ऑटोमोबाइल मतलब कार मान लो, traveling at 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। एक कार है हमारे पास, ठीक है, सी, और ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद ये जाकर रुकी कितने पर? 40 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, अप्लाइंग ब्रेक्स इफ द सेम ऑटोमोबाइल, यही कार जो सी है वही, अगर 80 किलोमीटर ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि अगर यही 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही होती तो इसको रुकने में कितना डिस्टेंस लग जाता। हमने बोला ठीक है, जरा कोशिश करते हैं। इसका एक डिटेल तरीका बताऊंगा, बाद में एक छोटा सा शॉर्टकट बता दूंगा, उससे 10 सेकंड के अंदर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखें तो क्या ये u हो गया हमारा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनली इसको क्या होना है? स्टॉप होना है, तो v भी मिल गया
डिस्टेंस हमें दिया है, तो क्या यहाँ से मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा, डी एक्सीलरेशन बेसिकली, क्योंकि रुक रहा है, वेलोसिटी 0 हो रही है। तो मैं लगाऊंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा भाई, तभी तो रुकेगा यार। अगर ए सेम डायरेक्शन में रखता तो वेलोसिटी बढ़ती जाती, 0 कहाँ होती, समझ आई बात। तो यहाँ से बताओ v है 0, तो a की वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2s। जरा देखो यू स्क्वायर बाई 2s। एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही रख देंगे इसको। हमने यहाँ पर s ही माना, s एक काम करें 40 रख लें, इसको s को 40 रख ले, मत रखो अभी, ऐसे ही रखते हैं, जाके उधर रखेंगे। अब इधर जरा यूज करो, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80, फाइनल 0 होना है, तो 0 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह मैं रखूंगा 2 यू स्क्वायर बाई कितना, यू स्क्वायर बाई 2s है ए हमारे पास, इंटू इसको मान लेते हैं, हमें डी माना है तो डी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आके इधर प्लस बनाएगा, ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 2 से 2 कैंसिल, यू स्क्वायर बाई एस, यही आएगा। अच्छा यू देखो ए भी कितने किलोमीटर में और ए भी किलोमीटर में, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं रखा, क्योंकि अगर एस रखते तो मीटर में है, ये किलोमीटर में, फिर आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। यहाँ देखो किलोमीटर डिवाइड बाई किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कन्वर्जन से आप बच गए और एस चला जाएगा ऊपर। तो 80 का स्क्वायर हो गया कितना हो जाएगा 6400 ना, 6400 डिवाइड बाई यू कितना था 40 था, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 इंटू एस कितना है हमारे पास, ये है ना एस, इसी को तो हमने एस माना था 40, तो ये है हमारे पास 40, इसको कैंसिल आउट करोगे 0, 16 4 जा 64, तो 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा 160 मीटर आया, 160 मीटर, ठीक है। समझ आई बात, क्लियर। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, ये तो आप इक्वेशन लगा करके कर लिए कि यहाँ से एक्सीलरेशन आया, यहाँ पुट कर दिया। शॉर्टकट ये है x1 या s1 s2 मान लेते हैं, s1 बाई s2 इज इक्वल टू, आप यहाँ से देखो अगर आप s निकालते हैं यहाँ से सपोज, तो s इज इक्वल टू क्या आता, यू स्क्वायर बाई 2a आता, मतलब s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आया, तो s1 बाई s2 इज इक्वल टू u1 बाई u2 का होल स्क्वायर, या u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर आप कर सकते थे। जरा इससे करके देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। एक्चुअल में देखो फिजिक्स में शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं होता, बस यही सॉल्व करने का 2-3 स्टेप उड़ा दिया, ठीक है। आया इसी इक्वेशन से, तो s1 हमारे पास है 40, s2 हमें निकालना है, u1 हमारे पास है 40, u2 हमारे पास है 80 का होल स्क्वायर, 40 बाई 80 1/2, इसका होल स्क्वायर 1/4, 4 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, s2 इधर जाएगा, तो s2 इज इक्वल टू 40 इंटू 4 कितना हो गया 160 मीटर। बताओ आ गया तुरंत आंसर, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो ऐसे सवाल के लिए ये शॉर्टकट याद कर सकते हो। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर सबको समझ आए, मैंने डिटेल में भी करा के बता दिया और ऐसे भी आपको करा के बता दिया, क्लियर है बात सबको, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है, बोल रहा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यार देखो इसमें ना मतलब उन्होंने जो आंसर दिया था एक्चुअल में जेई का सवाल है, थोड़ा गड़बड़ लगा। बोल रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस, लेकिन क्या ऑलवेज डिस्टेंस देता है, क्या है डिस्प्लेसमेंट तो आपको ऑलवेज बताएगा। देखो अगर मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम ग्राफ है, तो आपको पता है अगर आप डायरेक्ट एरिया निकालोगे तो आपको पता है इधर वाली एरिया नेगेटिव आती है, फिर इसको पॉजिटिव करके आपको ऐड करना है, तब जाके आपको डिस्टेंस बताएगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर का पॉजिटिव आएगा, इधर का नेगेटिव, तो डायरेक्ट साइन के साथ अगर यूज करते हो तो आपके पास मिलता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इनका मानना यह है कि आपको डिस्टेंस पूछा तो हाँ एरिया जो है वेलोसिटी टाइम का आपको देता है। अब यहाँ पे हमें ये मानना है कि भाई एरिया जो है वो नेगेटिव तो होती नहीं है, एरिया वॉल्यूम वगैरह तो पॉजिटिव ही मानना है। लेकिन फिर आप अगर इसको मानते हो पॉजिटिव, तो फिर जो आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो उसमें ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस क्यों करते हो, फिर सवाल मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी से लग रहा है। तो इन्होंने माना था कि ये स्टेटमेंट सही है। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपको डिस्प्यूट में डालेंगे, जैसे इस साल जैन के सेशन में एक सवाल आया कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें एक होता है मेन स्केल डिवीजन और एक होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो उन्होंने बोला कि वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीजन ऑलवेज ग्रेटर देन वर्नियर स्केल डिवीजन। जरा समझते हैं, कह रहा है कि 1
MSD मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 1 VSD से। तो जनरली हम पढ़ते हैं कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तब आपको पता है कि अगर 10 VSD 9 MSD से 9 MSD के इक्वल है तो यहाँ से 1 MSD की वैल्यू 9/10 तो 0.1 VSD की जो वैल्यू है 0.9 MSD आए विच इज लेस देन 1 MSD। ठीक है, तो मतलब 1 VSD लेस देन 1 MSD। यहाँ पर तो बात सही है, लेकिन जेईई एडवांस 2016 में सवाल पूछा और उन्होंने सवाल ही बदल दिया। सवाल दिया जो उन्होंने पूछा उसमें दिया कि जो 10 MSD है ना, सॉरी 10 VSD वो इक्वल है 11 MSD से। अब जरा यहाँ से निकालो 1 VSD की वैल्यू। 1 VSD 10 से डिवाइड करोगे तो 1/1.1 MSD आ गया। अब बताओ क्या 1 MSD लेस देन 1 VSD लेस देन 1 MSD हुआ? नहीं, 1 VSD ग्रेटर देन हुआ भाई। 1 VSD 1.1 MSD की इक्वल है तो ग्रेटर देन हो गया ना, तो ऑलवेज तो नहीं हो सकता। लेकिन एनटीए ने माना कि नहीं यही होता है, हम तो यही जानते हैं, तो वो जो जानते हैं वही अपना मान लेते हैं। अब उनका डिस्प्यूटेड सवाल है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। कई लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन, जैसे उनका एक खुलता है ना विंडो कि आपको अगर गलत लग रहा है आंसर तो आप उस पर डालो, तो डाला गया था लेकिन शायद उन्होंने नहीं माना, यही आंसर दे दिया, तो कर सकते हैं। इन जनरल बोला होता तो जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें 1 VSD की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 MSD ही होती है, जो कि हम जनरली एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, लिस्ट काउंट वगैरह निकालते हैं। लेकिन हमेशा वो कोई ज़रूरी नहीं, वहीं पे जेईई एडवांस ने पूछा भी है तो आपको उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एनटीए है तो उसको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। आप लोगों को पता ही है लास्ट ईयर नीट में क्या क्या हुआ था। तो चलो अच्छा दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा, अब इसको फिर बोलोगे सर इसको क्या मानना है, भाई एनटीए ने सही माना था तब सही ही मान के करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 दिया है कि एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम। सही बात है भाई, देखो एरिया इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डेल्टा टी ही होगा ना। तो ए डेल्टा टी क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम, इधर एक्सीलरेशन ऐसा कुछ होगा तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या बचाएगा, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, वेलोसिटी नहीं बताएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो फाइनल वेलोसिटी फिर तो वेलोसिटी बताएगी, क्योंकि 0 माइनस करोगे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। अदरवाइज ये चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अगर सिर्फ वेलोसिटी देगा तो स्टेटमेंट गलत होगा। समझ आई बात? तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, तभी इस हिसाब से दोनों ही सही है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन का ना तो इन्होंने पूछा है और ना तो कर भी रहा है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा भी नहीं तो भी हमारा सवाल हो ही गया इसमें। ठीक है, चलो अगला सवाल, इसमें यहीं तक है 20, अच्छा 19 हो गया, 20 आगे है। ठीक है, 2 कॉलम दिया हुआ है, इन्होंने बोल रहा है कि आपको इनको मिलाना है, मैच करना है। अच्छा आगे भी शायद ये सवाल होगा फिर, हाँ आगे फिर यहाँ से ऑप्शन आपको चूज करना है। देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, अब ग्राफ आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, जरा ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को करते हैं। इधर है ना स्पेस? हाँ, अच्छा आगे सवाल है नहीं है? हाँ है। ठीक है, देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको आना चाहिए। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, कैसा बन सकता है, एक तो इधर टी हो गया और इधर डिस्प्लेसमेंट को चलो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ग्राफ हो गया कि ऐसा बन जाए। तो मुझे बताओ इधर टाइम तो बढ़ रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? सपोज इसकी वैल्यू ए होती तो ए ही है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, स्टॉप है, रुका हुआ, नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जब चल ही नहीं रहा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जब पार्टिकल ही नहीं चल रहा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको अगर ऐसा ग्राफ बने जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए, देखो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे पार्टिकल स्टॉप होगा, वहाँ पर चल नहीं रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन सकता है कि इधर टाइम हो गया हमारे पास, ठीक है, और इधर हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है इस तरीके से, मतलब ये जो स्लोप है कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम अगर इतना था तो डिस्प्लेसमेंट इतना था, टाइम यहाँ पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पहुँच गया। तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है इसका मतलब पार्टिकल जो है आगे की तरफ रन कर रहा है, मतलब चल रहा है, रन करने का मतलब। ठीक है, रुका नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि वेलोसिटी निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो उसको भी जरा समझना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि हम जो वेलोसिटी लिखते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ऐसा ही कुछ लिखते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये जो एंगल है ना ये थीटा एंगल है।
ठीक है। और अगर ये थीटा एंगल है, यहाँ सपोज टाइम t1 था, यहाँ सपोज टाइम t2 था, ये x1 था और x2 था, तो मैं अगर tan थीटा लिखूंगा यहाँ से, तो क्या tan थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली लेंथ डिवाइड बाई ये वाली लेंथ लिख सकता हूँ। अरे भाई एक बात बताओ, ये एंगल जितना बना वही एंगल तो यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, थीटा ही तो बनेगा, एंगल तो वही है ना। तो tan थीटा मैं लिखूंगा कितना, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा x बाई डेल्टा t। अब बताओ क्या हो गया, tan थीटा किसी भी ग्राफ के लिए क्या बताता है, उसका स्लोप बताता है, ठीक है। और dx बाई dt क्या आ गया, वेलोसिटी। तो इसका मतलब आपको क्या मिला कि अगर आपके पास क्या हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो, उसका स्लोप आप निकाल लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब बोलोगे सर यहाँ पर भी तो ऐसे बता सकते थे आप, बिल्कुल बता सकता था। देखो ये किसके, जो आप एंगल लेते थे किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो, टाइम के, तो टाइम से पैरेलल है, और जब दो लाइन पैरेलल हो जाएं तो थीटा कितना होता है, 0 या 180। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 लेंगे हम लोग क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो tan 0, वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पर, वेलोसिटी आएगी tan थीटा होती है, और थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो tan 0 कितना होता है, 0। तो वेलोसिटी आ गई 0, वेलोसिटी 0 का मतलब पार्टिकल रुका हुआ है। तो बात ऐसे भी प्रूफ होती है आपकी, समझ आई बात, क्लियर यहाँ से। अच्छा, इसी में एक और केस बन जाता है, जरा उसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम में देखो जरा फटाफट से। अच्छा साथ पिछला सवाल जो है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम पर ही पूरा बेस्ड है, ठीक है। देखो एक ऐसा ग्राफ बन सकता है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट x, कुछ इस तरीके से। अब आप देखो इसमें जब पार्टिकल यहां पर था, ठीक है, तो स्लोप कितनी थी, ए थी। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो स्लोप कितना हो गया, ए हो गया। पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा तो स्लोप बन गया ए। तो देखो क्या थीटा बढ़ रहा है, क्या इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे, इसको 3 बोल दे, तो क्या हो रहा है, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, tan थीटा भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और tan थीटा इंक्रीजिंग होगा मतलब इसका स्लोप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप लगातार बढ़ रहा है तो स्लोप क्या होता है, इसमें वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पिछले वाले ग्राफ में अगर आप देखो कि ग्राफ वो कुछ इस तरीके से था, टाइम और एक्स था यहाँ पर, ठीक है, ऐसा ग्राफ था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो या यहाँ देखो या यहाँ देखो, थीटा तो सेम ही है। बताओ स्लोप तो बदल नहीं रहा, और जब स्लोप नहीं बदल रहा है, tan थीटा यहाँ पर कांस्टेंट था, तो बताओ वेलोसिटी भी क्या आएगी आपके पास, कांस्टेंट आएगी। समझ आई बात, ठीक है। अब इसी में देखो छोटा छोटा केस ऐसा कर सकता है कि ग्राफ यहाँ से बनाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x भी 0 था, तो पार्टिकल 0 पे था, ओरिजिन पे था, तब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, t इक्वल टू 0 तो है, लेकिन x क्या 0 है क्या, नहीं। सपोज मान लो कि ये 0 वाला पोजीशन था x, ठीक है। तो जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की स्टार्टिंग जो हुई वो इस पोजिशन से हुई और आगे गया। तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट पहले से कवर करके रखा था। अब यही सेम ग्राफ इसमें भी बन सकता है, इस वाले में ऐसा बन जाए। तो देखो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन ये चला कहां से, t इक्वल टू 0 पर कुछ दूर आगे था। मतलब सपोज मान लो कि ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर आगे से पार्टिकल ने स्टार्टिंग करी चलना। तो इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से पिछला सवाल इतने पे बन जाएगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिया क्या है, ये देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ बना रखा है। अभी मैंने क्या बोला कि इसमें वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो बताओ वेलोसिटी कहाँ इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर देखो टाइम के पैरेलल है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो पहले का बन गया सेकंड ऑप्शन। अच्छा, बी एक बार छोड़ते हैं, आगे चलते हैं सी की तरफ। देखो सी में देखो तो ये एक्स और टी का ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा, स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट तो मतलब वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। किसमें है, इन दोनों में है क्या वेलोसिटी कांस्टेंट, है तो, लेकिन यहाँ पे देखो अचानक से बदल रही है, यहाँ कांस्टेंट हुई फिर यहाँ, क्या ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पे तो सिर्फ सीधा ही जा रहा है ना, यहाँ पर कहीं बदल नहीं रहा है। तो इसका जो बन जाएगा, और कौन सा था, डी था, डी का यहाँ पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डी का फर्स्ट हो गया। क्या क्या बना हमारे पास, एक तो ए का मिल गया हमारे पास सेकंड, और डी का मिल गया हमारे पास फर्स्ट। जरा और आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, थीटा कितना है, लेस देन 90 है, और लेस देन 90 में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, विच इज दिस। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये वाला एंगल देखो
क्या देखो 90 तो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा है ना, तो थीटा ग्रेटर देन 90 है तो उसमें जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी लेकिन नेगेटिव में, कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही, ठीक है। तो सी का हो गया हमारे पास क्या, सी का हो गया थर्ड, ठीक है। अब बचा कौन, ए। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पहले से पार्टिकल किसी न किसी डिस्टेंस पर था और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता ये आ गया 0 पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ आप ध्यान से देखो, पहले t इक्वल टू 0 पर कहीं पर था और वहाँ पर वेलोसिटी इसकी नेगेटिव थी क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर देखो ये स्लोप अगर आप देखोगे, ये वाला स्लोप यहाँ से, तो कितना आएगा, ये ग्रेटर देन 90 आ रहा है ना, और ग्रेटर देन 90 पे थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ देखो यहाँ पर, ये नेगेटिव से बढ़ी धीरे धीरे t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी 0 हो गई। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी क्यों 0 हो गई, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया ना। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट आके टाइम पे मिल गया, टाइम के एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया और tan थीटा 0 बन जाएगा, तो इसलिए वेलोसिटी भी 0 हो गया। तो सेकंड का जो हो जाएगा, सेकंड का हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ए का, सेकंड का, बी का, एक बार इधर देखो, बी का हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ए सेकंड, बी 4, चेक करो, ए सेकंड किस में है, इसमें है और इसमें है, बी 4 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सी थर्ड और डी 1 है, कह रहा सी थर्ड और डी 1 है, ठीक है। समझ आई बात, चलो बहुत बढ़िया। ये ग्राफ वाला केस हो गया हमारा। आगे चलते हैं, अगला सवाल ग्राफ पर ही दिया है, वेलोसिटी टाइम का दिया हुआ है, ठीक है। तब जरा वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो हमें बताएगा उसके बारे में डिस्कशन हमें करना है, उसके बाद हम अगला सवाल करेंगे अपना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में क्या कह रहा है, सबसे पहले बनाते हैं कैसा कैसा केस बन जाएगा। टी हो गया, वी हो गया, एक तो ग्राफ ऐसा बन जाए सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा सीधा सीधा ग्राफ बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो टाइम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी सपोज यहाँ 10 होता तो 10 ही है ना, तो v यहाँ पर हो गया कांस्टेंट, और v कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 एक्सीलरेशन पर ही वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा दूसरा केस क्या बन सकता है, टाइम और वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो बट कांस्टेंट रेट से, थीटा, तो यहाँ से देखो tan थीटा जो है वो कांस्टेंट है, और ये हो गया इसका स्लोप, और स्लोप यहाँ से देखो एक्सीलरेशन होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो ये भी स्लोप ही बता रहा है और ये tan थीटा ही बता रहा है पिछले ग्राफ की तरह। तो स्लोप जो हमें बताएगा वो बताएगा एक्सीलरेशन। तो अगर tan थीटा कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। समझ आई बात, ठीक है। अच्छा तीसरा सवाल इसमें क्या बन सकता है, तीसरा केस ऐसा बन सकता है, ये वेलोसिटी टाइम कुछ इस तरीके का ग्राफ बन सकता है। यहाँ पर देखो स्लोप इंक्रीजिंग है, अगर आप ध्यान दो तो इस जगह पे देखोगे स्लोप तो ये आ रहा थीटा 1, यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे तो वो ए बन गया थीटा 2, यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा थीटा 3, तो थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, ये सारा केस बन गया। तो बताओ स्लोप लगातार बढ़ रहा है और कहाँ तक, 90 तक, 90 तक tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर tan थीटा लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप आपका बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो मतलब एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग होगा। समझ आई बात, अपोजिट एक्सीलरेशन के लिए नेगेटिव में बनेगा ग्राफ, इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसी में एक केस ऐसा बन सकता है यहाँ से, मतलब t इक्वल टू 0 पर पहले से ही पार्टिकल सपोज 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसके बाद एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो गया, और ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन सकता है, ठीक है। अब ऐसा ग्राफ क्या बता रहा है कि कुछ वेलोसिटी थी t इक्वल टू 0 पर, जहां से आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, सपोज 10 है तो 10 मीटर पर सेकंड उसके पास थी वेलोसिटी, उसके बाद वो एक्सीलरेट होना स्टार्ट करा, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन इंक्रीज होता जा रहा लगातार। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। सॉरी, तो जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप एक्सीलरेशन देगा, लेकिन यहीं पे एक बात और निकल के आती है, क्या, मुझे एक बात बताओ, अभी हमने क्या देखा था कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट जो था, या ऐसे लिखो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स बाई टी लिखा था, मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी चेंज, तो एक्स इज इक्वल टू वी है, वी इंटू टी, वी इंटू टी क्या हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम,
तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो उसका एरिया आपको क्या बताएगा, एक्स। अब एक्स क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर एक ही साइड है एरिया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ही बन रहा है सारा, तो ये डिस्टेंस भी बताएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है तो आपका जो नेगेटिव वाला एरिया बन रहा है, अभी जैसे आगे सवाल आएंगे तो बताऊंगा, जो नेगेटिव वाला एरिया बन रहा है उसको पॉजिटिव करके ऐड करना है। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर दोगे पूरा तो डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर एरिया जो नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव मान लो, और जो टाइम एक्सिस के ऊपर आ रहा है उसको पॉजिटिव, और ऐसे साइन के साथ ही ऐड करोगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा एक्चुअली में, और स्पीड टाइम देता तो स्पीड मतलब पॉजिटिव, तो उस समय हमें क्या बताता, वो डिस्टेंस बताता। समझ आई बात, ठीक है। चलो अब वेलोसिटी टाइम हो गया तो हम देखेंगे इस सवाल को। कहाँ गया सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 ना। ये कह रहा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है इतना इतना, स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस हमें पूछना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये प्लस आएगा तो प्लस के साथ माइनस आएगा, माइनस के साथ प्लस आएगा, प्लस के साथ माइनस आएगा, माइनस के साथ लिखना है एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता हूँ x, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, इसका एरिया इधर देखो 2 है और ऊपर कहाँ तक जा रहा है 8। तो रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ है 8 ब्रेथ है 2, तो 16 हो गया। नीचे आओ तो इधर नेगेटिव आएगा, ये 2 है और कहाँ तक जा रहा है 4 तक, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। फिर ऊपर गए यहाँ से यहाँ तक, ये बताओ कितना है, 4 है, और इधर हम जा रहे हैं 4 से 8 तक, तो ये भी 4 हो गया, 4 ये 4 और 4, 4 क्रॉस 4 16 हो गया, तो प्लस का 16 हुआ। फिर हम नीचे आ रहे हैं माइनस में, तो इधर हो गया माइनस, ये नीचे कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग 4 तक जा रहे हैं, और वहाँ 8 से 10 तो 2 हो गया, तो फिर से माइनस का 2 इंटू 4 हुआ ना, 2 इंटू 4 8 हो गया, ठीक है। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। तो ये -8 और -8 -16, और ये -16 से एक कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 16। अब जरा डिस्प्लेसमेंट को एस से बोल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबको ऐड करना है, माइनस जो भी आ रहा है नीचे वाले को जो माइनस मान रहे थे इसको भी पॉजिटिव मानेंगे, तो 16 इन सबको प्लस मान लो, 16 प्लस 16, ये 16 16 32 और 8 40 और 8 48, तो हो गया 48। इनको कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आएगा, तो ये आंसर हो गया 1:3, ठीक है। समझ आ गई बात। तो डिस्टेंस में क्या करना है, ऊपर नीचे की जो भी एरिया आ रहे हैं सबको ऐड करना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेना, नीचे वाले को नेगेटिव, नीचे वाले की जो एरिया आ रही है उसको ऊपर वाले के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। समझ आ गई बात यहाँ तक, क्लियर सबको। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देख लेते हैं। एक अगला सवाल बोल रहा है कि हमारे पास दिया पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, फॉलोज द ग्राफ v², और x का ग्राफ हमें दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, तो हमने बताना है कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा कितना, वो हमें बताना है। ठीक है, देखो अच्छा एक बात बताओ, v दिया है और x दिया है, टाइम हमें नहीं दिया, तो हम जरा तीसरा इक्वेशन याद करो, v² = u² + 2as होता था। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी v² - e², और ये 2s बचा तो आके डिवाइड कर लेगा 2s। ये समझ आया नहीं है, एक लाइन और लिख देता हूँ, v² - u² = 2as। तो बताओ a निकालना है हमें, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, v² - u² डिवाइड बाई 2 इंटू a आ जाएगा। v² कितना, अब ले लो कहीं से, यहाँ से ले लो, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू कितना है 40, v नहीं v² है, यही गलती करोगे आप, तो v² की वैल्यू 40 दिया है, तो a तो हो जाएगा इनिशियल ना, और यहाँ फाइनली तो ये 20 वाला आप ले रहे हो, तो 20 के करस्पॉन्डिंग कितना 60, तो 60 - 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 - 10, x की वैल्यू तो यही लोगे ना, 10 ही आ रहा है, तो ऊपर कितना बचा 60 - 40 कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 20 - 10 इंटू 2 20 20 20 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 मीटर/सेकंड²। तो आपका आंसर क्या आएगा, कहाँ गया, आपका आंसर आ जाएगा 1। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको, समझ आया ना। ये सिंपल सवाल था, आपको ये इक्वेशन यूज करना था, आपको यहाँ से समझना था कि क्या बन रहा है, और ये चीज़ ध्यान रखना था, क्योंकि ये गलती होता है, आप लिखते 60² - 40² लिखते, जो कि गड़बड़ हो जाता आपका। समझ आई बात, क्लियर सबको, चला जाए आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा इधर स्पेस छोड़ रखा है इन्होंने करने के लिए। हमारे पास कुछ ग्राफ दिया है और इसमें कुछ कुछ हमसे पूछा है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या दिया। पार्टिकल स्टार्टिंग ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट
एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट मिलेगा आपको। अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिस्पॉन्ड, अच्छा, रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। अच्छा, क्वालिटी चेक करना, बेसिकली हमें ये देखना है कि कौन सा ग्राफ जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखो। अब इसके लिए हमें एक्सीलरेशन टाइम का भी ग्राफ आना चाहिए, तो उसको भी जरा सीख लेते हैं। क्या सीखना है हमें? एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ सीखना है। अच्छा, राइटिंग समझ आ रही है ना? बोले इतना गंदा तो लिख रहे हो, कहाँ से समझ आएगा भाई? अब क्या कर सकते हैं, टी और ए हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो बताओ यहाँ से टाइम तो देखो इधर गए, टाइम तो बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है क्या? सपोज ये 10 होता तो 10 ही है ना, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, एक्सीलरेशन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है ग्राफ? दूसरा टाइम और एक्सीलरेशन, कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक्सीलरेशन हो गया, टाइम t1 हुआ तो एक्सीलरेशन a1 हो गया, टाइम t2 हुआ तो एक्सीलरेशन a2 हुआ। तो जैसे जैसे टाइम इधर बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी रेट क्या है? ये कांस्टेंट है। देखो, एक मतलब जिस रेशियो में टाइम बढ़ रहा है उसी रेशियो में एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखो टाइम और एक्सीलरेशन का ऐसा ग्राफ है, तो देखो टाइम तो इतना बढ़ा, एक्सीलरेशन यहाँ पर है t1 a1। टाइम जरा इधर लेके आओ t2, एक्सीलरेशन देखो कहाँ भाग गया, यहाँ आ गया भाग के, इधर a2 आ गया। तो टाइम तो इतना बड़ा, एक्सीलरेशन इतना ढेर सारा बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन जो इंक्रीज हो रहा है ये वेरिएबल रेट से इंक्रीज हो रहा है। वेरिएबल रेट से मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन के इंक्रीज होने की जो रेट है वो वेरिएबल है। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ से समझ लेते हैं कुछ और बातें। एक्सीलरेशन से जो स्लोप बनेगा उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके आगे की जो क्वांटिटी है वो हमारे लिए मतलब नहीं है, हमारे मतलब जो हम नीट का सिलेबस जो पढ़ रहे हैं या जेईई मेंस वगैरह का, उसमें उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके ग्राफ के जो आया हमारे पास, इसके एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सीलरेशन और टाइम का जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा, उसके बारे में जरा समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमने ए को क्या लिखा था? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू डेल्टा टी। ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन एंड टाइम। अब बता क्या रहा है? डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। तो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ ए टी हमें बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी u 0 है तो फाइनली चेंज इन वेलोसिटी जो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 फाइनल वेलोसिटी ही बताएगा। तो कई बार ऐसा आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि एरिया और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी समथिंग टाइम के बाद। तो आपको पता है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, तो फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल ही हो जाएगा। तो आपको बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ही निकालना होता है। समझ आई बात? क्लियर यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं पिछले वाले सवाल में अपने। नहीं, ये तो हो गया ना, अगला सवाल है। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब कांस्टेंट। अब बताओ टाइम एक्सिस के एलोंग क्या है? पैरेलल है, तो ये कांस्टेंट हो गया। एक तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ से देखो ये वाला ग्राफ ध्यान से, तो v है और ये थीटा। बताओ क्या tan थीटा कांस्टेंट है? भाई सीधी लाइन है ना, तो कांस्टेंट होगा। और tan थीटा जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो बताओ एक ये भी ऑप्शन हो जाएगा। और बताओ जरा, देखो अगर मैं बात करूं इस वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पर देखो इसका स्लोप जो है बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। लेकिन x है, x का स्लोप tan थीटा और ये इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो tan थीटा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब tan थीटा वेलोसिटी के लिए जो एक्सीलरेशन बना भाई कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। सपोज पहले 2 रही होगी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी। और 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? 2 ही तो हुआ भाई। देखो पहले 2 थी, फिर 4 हुई,
फिर 6 हुई अगले सेकंड, फिर अगले सेकंड 8 हुई। तो बताओ हर सेकंड कितना बढ़ रहा है? 2। यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 पर सेकंड बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई? 2 ही तो आई, तो यहाँ से एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके लिए क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहले धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर पैरेलल हो गया, तो सी ऑप्शन इसमें से कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ए बी और डी हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 23 तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई फटाफट से। क्लियर हो गया सबको? चलो तो आज हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हमारे पास कितने सवाल बचे अभी? 23 हो गया ना, तो 15 सवाल बचे हैं। तो मेरे ख्याल से 2 लेक्चर में अगर कॉन्सेप्ट सारा कवर हो गया है तब तो ये 1 लेक्चर में हो जाएगा, नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट रह गए हैं तो 2 लेक्चर का सवाल और रह गया है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन, तो उसमें वेक्टर से रिलेटेड भी सवाल आएंगे, तो वो भी हम यहीं पर कर लेंगे। ठीक है, चलो